नमस्कार बच्चों। और आज जो है हम लोग का टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारिता। तो किसी पदार्थ में जब ताप वृद्धि होती है तो उस ताप वृद्धि के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है और उस ताप वृद्धि को हम क्या क्या कहते हैं एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के लिए, उसको यहाँ पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है विशिष्ट ऊष्मा और दूसरा है ऊष्मा धारिता। जो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसकी परिभाषा यहाँ देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी 1 किलोग्राम पदार्थ में, है ना, और 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि कर सके, उसको क्या कहते हैं, हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि होती है और ठंडा करने पर उसके ताप में कमी आती है। तो एक समान द्रव्यमान रहते हुए भी सभी वस्तुओं की जो ताप वृद्धि है उसको करने के लिए हमको ऊष्मा की अलग अलग मात्रा देनी पड़ती है। मान लेते हैं 1 गिलास पानी है, 1 गिलास में हम लोग ले लेते हैं पानी। ठीक है, ये पानी जो है आपका 1 किलोग्राम है। ठीक, और 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, अब ये 2 पदार्थ हो गए। ठीक है, ये क्या है हमारा जल, ठीक है, और ये क्या है लोहा। ठीक है, और दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थ है जिनका द्रव्यमान कितना है, एक समान है, और इनके ताप में हम 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करना चाहते हैं। जल के ताप में भी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना चाहते हैं और लोहे के ताप में भी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना चाहते हैं। 2 अलग अलग पदार्थ हैं जिनके ताप में हम 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना चाहते हैं। तो ये वृद्धि करने के लिए हम इनको ऊष्मा प्रदान करेंगे तब इनके तापमान में वृद्धि होगी। ठीक, तो कितनी ऊष्मा प्रदान करने पर लोहा के तापमान में वृद्धि होगी और जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, वही क्या होगा, इनकी विशिष्ट ऊष्मा होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो जल होता है उसके 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए 1 केजी को हमको जो तापमान देना पड़ता है वह तापमान होता है आपका 4200 जूल। ठीक है, कितना तापमान देना पड़ता है हमको, 4200 जूल तापमान हम 1 केजी जल को जब प्रदान करेंगे तो उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। जबकि ये जो लोहा है 1 किलो, इसको हम लोग 460 जूल ताप ऊष्मा प्रदान करेंगे तब इसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान स्थिर है और जो ताप वृद्धि कर रहे हैं वह भी स्थिर है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि दोनों को जो हम तापमान प्रदान कर रहे हैं ताप वृद्धि के लिए, है ना, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, उस ऊष्मा का मान अलग अलग है। ठीक है, तो यही जो ऊष्मा का मान है वो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग होता है और ये उसकी अपनी विशिष्ट गुण उस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। ठीक है, पदार्थ जितना ज़्यादा सुचालक होगा उतना ज़्यादा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी। ठीक है, सुचालक जो पदार्थ होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होगी, कम होगी, और जो पदार्थ कुचालक होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी क्योंकि वो ऊष्मा को देरी से ऑब्जर्व करेगा और है ना, देरी से उस ऊष्मा को ग्रहण करेगा, और जितना धीमे वह ऊष्मा को ग्रहण करेगा उतना ही धीमे वह ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगा। ठीक है, तो जो पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वो ऊष्मा को देरी से ग्रहण करते हैं और देरी से उसका उत्सर्जन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और जल्दी से ऊष्मा का उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब इसका मात्रक क्या है।
ठीक है। तो एसआई पद्धति में सबसे पहले ये देखते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है हमारी, हम परिभाषा तो पढ़ चुके कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ठीक है। अब यह जो विशिष्ट ऊष्मा है वो किस किस चीज़ के समानुपाती होती है, या फिर हम इस विशिष्ट ऊष्मा के मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, ऊष्मा को हम दर्शाते हैं कैपिटल क्यू से, और ये ऊष्मा जो है उस पदार्थ का कितना द्रव्यमान है उसके समानुपाती होती है। ठीक है। और साथ ही उस पदार्थ को दिए गए टेम्परेचर इकाई तापमान के समानुपाती होती है। ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि विशिष्ट कोई भी पदार्थ होता है उसकी जो ऊष्मा में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, वो दी गई ऊष्मा इकाई द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा के समानुपाती होती है, और जो ऊष्मा होती है वो इकाई ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। दूसरा कंडीशन। ठीक है। फिर विशिष्ट ऊष्मा के लिए तीसरा कंडीशन क्या है, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति यहाँ कैसी होनी चाहिए, या तो पदार्थ कुचालक होगा या पदार्थ सुचालक होगा, है ना। जो सुचालक पदार्थ होगा उसमें ऊष्मा सरलता से प्रवाहित हो जाएगी। दो प्रकार का पदार्थ होगा यहाँ पर, सुचालक, किसका सुचालक, ऊष्मा का, जैसे धातुएं। ठीक है। और दूसरा पदार्थ होगा कुचालक, जैसे अधातुएं। ठीक है। तो जो सुचालक पदार्थ होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी किसकी अपेक्षा, कुचालक पदार्थों की अपेक्षा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कुचालक पदार्थ जो है बहुत धीमे ऊष्मा ग्रहण करते हैं, बहुत देर से इनके ताप में वृद्धि होगी, बहुत ऊष्मा इनको प्रदान करनी पड़ेगी, जबकि जो सुचालक पदार्थ होते हैं वो कुचालक पदार्थों की अपेक्षा शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि धातुएं, और कुचालक पदार्थ जैसे कि जल। ठीक। तो यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति को भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो समीकरण हमारा पॉइंट 1 और 2 है, इससे जो है हम Q का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दी गई ऊष्मा समानुपाती होती है द्रव्यमान और जो इकाई ताप में वृद्धि हो रही है उसके गुणनफल के बराबर। ठीक है। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह होता है इसको हटाने के लिए यहाँ पर कोई स्थिरांक या नियतांक लगाया जाता है। तो दी गई ऊष्मा समानुपाती होती है द्रव्यमान इकाई ताप में वृद्धि के गुणनफल, और स्थिरांक को हटा दिए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर प्राप्त होता है S। ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक हीट नंबर, है ना, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, यानी विशिष्ट ऊष्मा धारिता को। और ये जो होती है प्रत्येक पदार्थ की अपनी अलग एक विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हमको विशिष्ट ऊष्मा को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, Q बटे द्रव्यमान गुणित डेल T, यानी प्रदान किया गया जो उसको ताप में वहाँ पर वृद्धि हो रही है ना वो। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी, वो ऊष्मा आएगी जो हम प्रदान कर रहे हैं, यहाँ द्रव्यमान, और ये कितना उसके ताप में वृद्धि हो रही है। ठीक है। और इससे हमको क्या पता चलेगा, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगी। अभी यहाँ देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता के क्या क्या लाभ होते हैं, या हमारे दैनिक जीवन में इस विशिष्ट ऊष्मा धारिता का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है। उससे पहले जो है हम लोग इसके मात्रक को देख लेते हैं। S इक्वल Q बाई M इंटू डेल T। ठीक है। तो ऊष्मा का मान क्या होता है,
जूल होता है, द्रव्यमान का मान होता है केजी, और टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में दर्शाते हैं। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में दर्शा सकते हैं। तो जूल प्रति केजी इंटू सेल्सियस, ये क्या होगा, हमारा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है या इसका मात्रक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दैनिक जीवन में विशिष्ट ऊष्मा के प्रयोग। कहाँ कहाँ पर हम विशिष्ट किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का अनुभव या लाभ प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला है जाड़े में पौधों को पाले से बचाने, जाड़े में पौधों को पाले से बचाने के लिए खेत में जल भरना, खेत में जल भरना। ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 4200 जूल प्रति केजी सेल्सियस। ठीक है। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर रात के समय में जो जाइलम के अंदर का, जाइलम और फ्लोएम आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पौधा होता है जैसे, तो उस पौधे के तने से लेकर और पत्ती तक, बल्कि जड़ से लेकर और पत्ती तक ऐसे संवहन मंडल होता है। इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, जल को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। तो जाइलम के अंदर जो जल होता है वो ठंडे प्रदेश में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो जाता है, किन्हीं किन्हीं स्थानों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर पौधे के अंदर का जो जल होता है वो जम जाता है जाइलम के अंदर का, जिसके कारण पौधा मर जाता है। इसको जो है पाला मारना कहते हैं। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि खेतों के अंदर में जल भर देते हैं। ठीक है। अब उससे होता क्या है कि दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, दिन के समय सूर्य के प्रकाश से ये पानी गर्म होता है। ठीक है। और इसको पूरा दिन मिलता है गर्म होने के लिए। अपनी विशिष्ट ऊष्मा के गुण के कारण इसको ज़्यादा समय लगता है ताप प्राप्त करने के लिए। जितना देरी से ये गर्म होता है उतना ही देरी से यह ठंडा होता है। ठीक। तो दिन भर यह गर्म होता है और रात के समय जब यह ऊष्मा का उत्सर्जन करता है तो लगभग पूरी रात इसको ऊष्मा का उत्सर्जन करने के लिए लग जाती है, जिसके कारण जड़ें जो पौधे की होती है और जितना तने का भाग जल के अंदर डूबा होता है वो कैसा रहता है, लगातार जल से ऊष्मा प्राप्त करता रहता है। और जाइलम के अंदर का जो जल होता है वो जमता नहीं है ना। तो इसके कारण जो है पौधे के अंदर बर्फ नहीं जमती है जाइलम में, और पौधे को जो है पाला नहीं मारता है, मतलब पौधा खराब नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो है जल का पहला उपयोग है, दैनिक जीवन में जल की विशिष्ट ऊष्मा का लाभ। ठीक। दूसरा, ठीक है, सिकाई की बोतलों में जल का प्रयोग। तो मरीज जो होते हैं उनके हाथ पैर में सिकाई करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, पानी की बोतल का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी वही कंडीशन है कि पानी जब गर्म होता है तो अपनी विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो है एक बार पूरा जल गर्म होने के पश्चात उसके अंदर जो ऊष्मा होती है वो बहुत धीमे धीमे उत्सर्जित होती है। ठीक है। और जब वो धीमे धीमे ऊष्मा उत्सर्जित होती है वहाँ पर क्या होता है, लगभग 1 कैलोरी ऊष्मा। तो सिकाई की बोतलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण अगर जल के एक बार पानी को गर्म कर दे अच्छी तरीके से तो उसकी जब ऊष्मा कम होती है, जितनी धीमे धीमे
जल गर्म होता है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, उसी प्रकार वह धीमे धीमे ऊष्मा को उत्सर्जित भी करता है। और 1 ग्राम जल की 1 ग्राम जल के ताप को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस कम करते हैं, कितना कम करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो है हमें 1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है। कितनी ऊष्मा प्रदान करेगा, 1 किलो, सॉरी 1 किलो कैलोरी नहीं, 1 कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस इकाई की अब देखो 1 ग्राम, कम से कम कोई पानी की बोतल रहेगी तो उसमें 1 किलो जल रहेगा, तो अगर 1 किलो जल मतलब 1000 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो वहाँ पर हमको 1000 कैलोरी ऊष्मा जो है प्राप्त होगी प्रति 1 डिग्री सेल्सियस कम होने पर। तो जिसके कारण जो है वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक रोगी की जो है सिकाई की जा सकती है। तो सिकाई की बोतलों में जल का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा का क्या क्या प्रयोग हो सकता है दैनिक जीवन में, उसको भी देख लेते हैं। ये तो जल की विशिष्ट ऊष्मा के लाभ हैं। एक जल की विशिष्ट ऊष्मा का लाभ यह भी होता है कि वाहनों के अंदर रेडिएटर में जल का प्रयोग। ठीक है, तो रेडिएटर में क्या किया जाता है, वाहनों में पानी को भर दिया जाता है और जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है तो वो क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है। इंजन की जो ऊष्मा होती है उसको धीरे धीरे अवशोषित करता रहता है और इसके कारण जो है इंजन का तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वाहनों के अंदर रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और भी जल का प्रयोग होता है। समुद्र तट की वायु का समान रहना, समुद्र तट की जो जलवायु होती है एक समान रहना। ठीक है, समुद्र तट के किनारे के जो निवासी होते हैं वहाँ ना कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो इसका कारण ये होता है कि जो स्थल होता है, स्थल में क्या होता है कि यहाँ जो रेत वगैरह होगी वो शीघ्रता से क्या कहते हैं ऊष्मा को ग्रहण करेगी और उतनी ही शीघ्रता से ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगी। ठीक है, जबकि जो जल होता है समुद्र तट के किनारे, जो जल समुद्र में जो जल होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित करते रहता है और उतना ही धीमे धीमे ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो उसके जो आसपास का इलाका होता है वहाँ पर ना कभी ज़्यादा तापमान बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा तापमान वहाँ का कम होता है। ठीक है, तो समुद्र तट की किनारे की जलवायु का एक समान होने का कारण होता है कि जो समुद्र का जल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। इसके अतिरिक्त धातुओं की भी विशिष्ट ऊष्मा के बहुत सारे लाभ हमको दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे एक लाभ तो है हमारे घर के बर्तन, खाना बनाने के बर्तन धातुओं के इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है जल वगैरह की अपेक्षा, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, खाना बनाने के बर्तनों को शीघ्रता से गर्म होना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बर्तन रख दिया आधे घंटे में जाके गर्म होगा। तो हमको क्या करना रहता है, खाना बनाने के बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, अन्य ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सौर जल ऊष्मक में तांबे की नलियों का प्रयोग। अब सौर जल ऊष्मक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्या है अगला बिंदु, सौर जल ऊष्मक में तांबे की नलियों का प्रयोग। तो सौर जल ऊष्मक जो लोग नहीं जानते हैं, सौर जल ऊष्मक क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से ऐसे होता है, एक ऐसा टैंक होता है वृत्ताकार और उसके साथ ऐसे बहुत सारी तांबे की नलियाँ
जुड़ी होती हैं और इसका एक सिरा जो है नल की टोटी से जुड़ा होता है और वहाँ से जो है पानी जो है घरों में उपलब्ध कराया जाता है, गर्म पानी। ठीक है, तो ये कैसे पानी गर्म होता है, ये जो टैंक है वो भी धातु का बना होता है और इस टैंक से जो है जल इन नलियों के माध्यम से जो है एक लंबा चक्कर काट के इस पाइप नल तक पहुंचता है। तो ये जो नलियाँ होती हैं ये तांबे की बनी होती है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है और ये शीघ्रता से कम तापमान में ही क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण जब जल इनमें से होकर गुजरता है तो इसके सारे तापमान को क्या करता है, सोखते जाता है और बाद में क्या कहते हैं, नल तक पहुँचते पहुँचते जल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सौर जल ऊष्मक में क्या किया जाता है, तांबे की नलियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा बिंदु था हमारा, यह हमने विशिष्ट ऊष्मा को समझ लिया है। अब हम समझेंगे ऊष्मा धारिता को। उससे पहले हम कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जैसे कि पदार्थ और उनकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, जैसे जल है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा भी हम लोग कई बार देख चुके हैं, कितनी है, 4200 जूल प्रति केजी सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद है बर्फ। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 2100 जूल प्रति केजी सेल्सियस। उसके बाद है लोहा। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 460 जूल प्रति केजी सेल्सियस। और पारा, पारे की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 140 जूल प्रति केजी सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विशेष पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा भी आपको बता दी है, जो कि कभी कभी 1 नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऊष्मा धारिता। तो अब हम देखते हैं ऊष्मा धारिता के बारे में। ऊष्मा धारिता जो होती है उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, ऊष्मा धारिता कहलाती है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, संपूर्ण द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा है। आप चाहे किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का 1 केजी लीजिए या 10 केजी लीजिए। ठीक है, 1 केजी का ऊष्मा धारिता अलग होगा और 10 केजी का ऊष्मा धारिता अलग होगा। ठीक है, पदार्थ एक ही होगा, दोनों अगर लोहा होगा, दोनों क्या है, लोहा है, तब भी यहाँ पर आपको 2 ऊष्मा धारिता पृथक पृथक प्राप्त होंगी। कारण क्या है यहाँ पर कि दोनों क्या है, आपके द्रव्यमान पृथक पृथक है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रही है हमारी ऊष्मा धारिता। और जो ऊष्मा धारिता होती है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल होती है। तो जितना द्रव्यमान होगा, मान लो 1 किलोग्राम द्रव्यमान है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा के साथ में उसका गुणनफल कर देंगे तो आपको ऊष्मा धारिता जो है प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा धारिता का सूत्र, ऊष्मा धारिता बराबर द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, और ऊष्मा धारिता या फिर द्रव्यमान को दर्शाते हैं m से और विशिष्ट ऊष्मा को s से। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, केजी। ठीक, और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कितना होता है, जूल प्रति केजी इंटू सेल्सियस। तो यहाँ पे ये दोनों केजी क्या हो जाता है, कट हो जाता है, हमारे पास क्या बचा, जूल प्रति सेल्सियस। ये क्या हो गया, हमारा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो गया, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आइए देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारिता के मध्य में अंतर। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारिता के मध्य में क्या क्या अंतर होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग
कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं 2 तो। एक हो गया आपका विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरा है ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम हो गया, एक है विशिष्ट ऊष्मा और दूसरा है ऊष्मा धारिता। सबसे पहला बिंदु है, जो ऊष्मा धारिता होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि पदार्थ कुचालक है कि सुचालक है, या ऊष्मा के साथ कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो ये ऊष्मा धारिता किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर। या पूरा ही लिख लेते हैं इसको, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कौन करता है? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, जबकि जो ऊष्मा धारिता होती है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। वो पदार्थ की प्रकृति कैसी भी है उससे ऊष्मा धारिता को कोई मतलब नहीं है, उसका वजन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऊष्मा धारिता जो है निर्भर करती है पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर। ठीक, उसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा समान होगी। ठीक, तो मान लो कोई 2 पदार्थ है, अब लोहे का बना हुआ, एक आपके पास में चाबी है या एक कील है लोहे की बनी हुई, और एक धातु का बॉक्स है। ठीक है, तो आपको बोला जाए कि लोहे की बनी हुई कील की विशिष्ट ऊष्मा बताइए और लोहे के बने हुए बॉक्स की विशिष्ट ऊष्मा बताइए। तो दोनों की विशिष्ट ऊष्मा एक समान होगी। कितनी होगी? 460 जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों की विशिष्ट ऊष्मा एक समान होगी, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ के वजन पे या प्रकार पे वो निर्भर नहीं कर रहा है, वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं किसी तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है किसी पदार्थ के भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुओं की, कोई पदार्थ है अभी, जैसे मैंने कील और उसका डब्बे का उदाहरण दिया था, है ना। तो 2 वस्तुएं हैं और जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, परंतु उनकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होगी? एक समान होगी, क्योंकि पदार्थ एक ही है। जबकि ऊष्मा धारिता में कैसा होता है? एक ही पदार्थ के 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान के लिए वह कैसी होगी? पृथक पृथक होगी। अगर आप 1 चम्मच पानी लें और 1 गिलास पानी लें तो दोनों की ऊष्मा धारिता कैसी होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, ये द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा जो अंतर इसमें आ रहा है वो है मात्रक का। जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मात्रक होता है जूल प्रति केजी गुणित सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। जूल प्रति केजी गुणित प्रति डिग्री जूल प्रति केजी गुणित डिग्री सेल्सियस। जबकि जो आपका ऊष्मा धारिता होती है उसका मात्रक होता है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।